Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. In the previous video, we have discussed about 4 fundamental forces of nature in detail. Today we will learn about nature of physical laws. And one more thing, if you really like my video, then please like, share and subscribe. नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, इंक्लूडिंग अवर होल यूनिवर्स। फिजिकल लॉज क्या होते हैं? फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर पाएँ और मेज़र कर पाएँ। ठीक है, तो हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। तो उन प्रिंसिपल्स का या उन लॉज का कैसा नेचर है? नेचर का मतलब स्वभाव। जैसे हम पर्सन्स के बारे में कहते हैं ना कि वो पर्सन इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, यानी हमेशा खुश रहता है या फिर ज़्यादा बोलता है या कम बोलता है। यानी जैसे पर्सन्स का एक पर्टिकुलर नेचर होता है ना, वैसे ही जो फिजिक्स में लॉज यूज़ होते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर नेचर होता है। ठीक है, तो हम 4 टाइप के लॉज पढ़ेंगे जिनमें अलग अलग चीज़ का कंजर्वेशन होगा। जो फिजिकल लॉज हैं, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल लॉज, वो कंजर्वेशन पे बेस्ड हैं। तो हम 4 टाइप के कंजर्वेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टर्म कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्व रहना। कंजर्व का मतलब सुरक्षित। अब देखो, कोई चीज़ सुरक्षित कब रहेगी? अब मान लो आपसे कोई ज्वेलरी दे के जाए, ठीक है, ये कहे कि मेरी ज्वेलरी को कंजर्व या सुरक्षित करके रखना, तो वो क्या चाहता है कि उसकी ज्वेलरी में कोई लॉस ना हो। ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। तो कंजर्वेशन का यहाँ मतलब है, एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो टोटल एनर्जी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सिस्टम की, हमारे चारों तरफ यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो टोटल एनर्जी रहेगी ना, वो कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। ठीक है, यानी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ना तो उसको पैदा कर सकते हैं और ना ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि कई बार हम हाथ में बॉल पकड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमें पता है कि जो बॉल होती है हमारे हाथ में रेस्ट में है, ठीक है, और हमें पता है क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है तो उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, m मास है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और h क्या है? हाइट है। तो जब हमारे हाथ में बॉल है और हम छत पे खड़े हैं तो क्या है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, रेस्ट में है। ठीक है, तो यानी उसकी उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है और उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है, दैट्स काइनेटिक एनर्जी। तब तो हमारे हाथ में जब बॉल रेस्ट में है तो तब सिर्फ उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही हम उस बॉल को अपने हाथ से छोड़ देंगे, उसमें मोशन आ जाएगा। तब जो पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और तब तक रहेगी जब तक वो बॉल ग्राउंड से टच ना हो। ठीक है, जैसे ही वो बॉल ग्राउंड पे टच करेगी, क्या होगा? वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन की थी बॉल ने, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब देखो, जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है साउंड में कन्वर्ट हो गई, और जो बाकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? अब देखो, बॉल और ग्राउंड एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आए हैं, और जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कुछ तो किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में, और जो बाकी बची हुई एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। तो इसलिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी
ठीक है, वो कन्वर्ट होगी किस में, हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। यानी फॉर्म तो चेंज हो गई एनर्जी की, लेकिन जो उसकी टोटल अमाउंट थी वो वही की वही रही, यानी कंजर्व्ड रही। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बल्ब होता है, ठीक है, आप सब ने देखा होगा, सबके घरों में होता है। तो हमें पता है कि बल्ब कब जलता है, कब ग्लो करता है, जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है एनर्जी की फॉर्म या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो आप, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में। यानी बल्ब है वो ग्लो करता है, और आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है। यानी वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी कुछ तो लाइट में कन्वर्ट हो गई और कुछ किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि अमाउंट तो एनर्जी की सेम रहेगी, बस फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो आइंस्टीन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन द फेमस फिजिसिस्ट, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू mc²। अब ये मत सोचना कि ये कहीं से ड्राइव की हुई है, नहीं, ये जस्ट रिजल्ट है जो उन्होंने दिया था, ठीक है। इसमें देखो E है वो है एनर्जी, स्मॉल m है मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जो स्मॉल c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टेस्ट है इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो इसमें जो c है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो मास है, बच गया क्या अब हमारे पास, मास और एनर्जी। तो ये इक्वेशन क्या बताती है कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होती है कम्प्लीटली, और जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है कम्प्लीटली, ठीक है। यानी ये कंजर्वेशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एटम बॉम्ब होता है, ठीक है, वो एक तरह से मास है, एक ऑब्जेक्ट है तो मास है उसके अंदर। जब वो फटता है तो बहुत सी रेडिएशन वगैरह निकलती हैं, ठीक है। तो वो जो मास है वो किस में कन्वर्ट हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद एनर्जी में। तो इसलिए हमें क्या पता चला कि चाहे जितना भी मास हो वो अगर किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, मतलब कुछ लॉस नहीं होगा। ऐसे ही जो एनर्जी है वो भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है किसी अनदर फॉर्म में, लेकिन कंजर्व रहेगी नहीं, यानी उसकी अमाउंट उतनी की उतनी ही रहेगी। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स इक्वेशन E is equal to mc² that we discussed. Next lies law of conservation of linear momentum. अब देखो ये जो सेकंड लॉ है ये किसको कंजर्व करता है, लीनियर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देखो नाम क्या है इसका, लीनियर। लीनियर का मतलब अलोंग लाइन, और मोमेंटम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m × v। m क्या है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, और v क्या है उसकी वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसकी प्रोडक्ट होती है, यानी मल्टीप्लाई किसकी होती है, उस किसी ऑब्जेक्ट के मास की और उसकी वेलोसिटी की। अब इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है हमें कि जो लीनियर मोमेंटम होगा किसी भी सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, यानी एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें एक मेन बात समझने की क्या है, जो हमने फॉर्मूला किया है क्या, P इज इक्वल टू m × v। अब देखो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, हाँ वेट चेंज होता है, तो मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बच गया क्या हमारे पास, वेलोसिटी बच गई, ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो चेयर रखी हुई है वो रेस्ट में ही रहेगी, अपने उसी स्थान पे रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब फोर्स ही नहीं लगाया तो यानी वो रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट है। तो जब हम P इज इक्वल टू m × v में देखते हैं कि मास तो कांस्टेंट होता ही है और जो वेलोसिटी है वो भी
कांस्टेंट है। कब? जब फोर्स की अब्सेंस है उस सिस्टम में। तो इस कारण क्या होगा, जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी कंजर्व रहेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये वही है जो डेफिनेशन हमने की है कि जो टोटल मोमेंटम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। ये गन है कोई भी, ठीक है, गन बुलेट, इसके अंदर एक बुलेट है। तो जब तक हम ट्रिगर नहीं दबाते, क्या होता है, जो बुलेट है वो गन के अंदर ही रहती है, रेस्ट में होती है, और जो गन होती है वो भी क्या होती है, रेस्ट में ही होती है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला किया है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो V क्या है, यहाँ पे जीरो है, वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रेस्ट में है दोनों ही चीजें। और मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये, चाहे बुलेट लगा लो चाहे गन लगा लो। तो इस कारण क्या हुआ, जो मोमेंटम है वो भी क्या है, कंजर्व है। अब जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन करेगी, क्योंकि अब वो मूव करना शुरू कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। यानी P इज इक्वल टू एम इंटू वी फॉर्मूला था, उसमें उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली। मास तो कांस्टेंट है ही बुलेट का, लेकिन वेलोसिटी गेन करने के कारण उसका कुछ मोमेंटम होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि आगे की तरफ ही जाती है बुलेट। तो इस कारण आपने सुना होगा कि हमेशा क्या एडवाइस दी जाती है कि जो बंदूक होती है उसको कंधे पे रख के चलाना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो बंदूक है चलाने के बाद पीछे आती है वापस, यानी रिकॉइल करती है, ठीक है, तो इससे चोट लगने का डर रहता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि जो बुलेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आगे की दिशा में मोमेंटम गेन करती है, और इसको मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो गन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम गेन करती है। किस लिए, ताकि लीनियर मोमेंटम, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, ठीक है। तो इसलिए जो P इज इक्वल टू एम इंटू वी है, ये किसको ओबे करता है, अलग अलग कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है ये। जो हमने अभी डिस्कस किया है ये वही है कि फायरिंग करने पे जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करती है, और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए जो गन होती है वो रिकॉइल करती है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में लौट के आती है वापस, ताकि जो कंजर्वेशन का लॉ है उसको ओबे कर सके। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो स्टार है, स्टार आपने सुना होगा कि तारे टूटते हैं, ठीक है, तो ये वही है, स्टार एक्सप्लोड्स। तो जो स्टार्स हैं वो, उनमें जो एक्सप्लोजन होता है वो भी किसको ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। दिस इज एक्सप्लोजन ऑफ एनी स्टार। थर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो अभी हमने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन किया है, और अब ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, एंगल, ठीक है, इसके नाम में से ही पता चल रहा है क्या, एंगल। अब एंगल कोई भी ऑब्जेक्ट कब बनाती है, जब वो रोटेट करती है। मान लो फैन है, पंखा है, आपने चलाया तो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता रहता है ना, तो वो एक तरह से एंगल बनाता है अपनी एक्सिस के साथ। तो कोई भी चीज़ अगर रोटेट करती है और तब उसमें जो मोमेंटम होता है ना, दैट्स इज एंगुलर मोमेंटम। अब हमने एक फॉर्मूला किया था लीनियर मोमेंटम में, क्या, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अब L तो है एंगुलर मोमेंटम, I क्या है, इसको इनर्शिया बोलते हैं, कैपिटल I को इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, जैसे P इज इक्वल टू एम इंटू वी फॉर्मूले में मास था ना, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होगी तो उसका मास होगा, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी ना तो एक तरह से उसका मास को, उसके मास को क्या बोलते हैं हम, उसका इनर्शिया, ठीक है, जिसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और इनटू में उसकी वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगल बना रही है तो घूम घूम रही है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। जैसे आपने छोटे थे तब लट्टू तो फिर आया ही होगा जिसको टॉप बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, ठीक है, तो इसके कारण इसमें कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अब जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, उसमें क्या था कि जब फोर्स नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं होगी, यानी जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, तो इसके कारण उसका जो मोमेंटम था वो भी कांस्टेंट था या कंजर्व बोल सकते हो। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, टॉर्क, जैसे फोर्स होता है ना लीनियर मोशन में, वैसे ही एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है, जस्ट लाइक फोर्स। तो अगर टॉर्क अब्सेंट होगा ना, टॉर्क अब्सेंट होगा यानी फोर्स अब्सेंट होगा, तो क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा ही नहीं। अगर हम टॉप को, लट्टू को घुमाएंगे ही नहीं तो उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ही नहीं, यानी उसमें उस पे अगर हमने टॉर्क नहीं लगाया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और मास कांस्टेंट होता ही है यानी इनर्शिया कांस्टेंट होता ही है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उस सिस्टम का कांस्टेंट होगा। अनदर एग्जाम्पल, शेप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, तो जो शेप ऑफ गैलेक्सीज होती है कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल शेप होती है, और है ना, हमें पता है कोई भी गैलेक्सी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मास तो होता ही है, ठीक है, तो क्या होता है, पहले स्फेरिकल शेप होती है लेकिन फिर धीरे धीरे सिकुड़ने के कारण, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, अब कोई चीज़ छोटी हो गई तो हमें पता है, जनरल सी बात है, उसका मास भी कम होगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा, जिसको हमने रोटेशनल मोशन में क्या नाम दिया है, इनर्शिया, ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि उसका इनर्शिया कम हो गया। अब हमें पता है कि हर चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ओबे करती है, तो अब एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, अब देखो इनर्शिया डिक्रीज हो गया तो क्या होना चाहिए, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। तो इसके कारण क्या होता है, जो गैलेक्सी स्फेरिकल थी ना वो कैसी हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है। इस डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज परफेक्टली स्फेरिकल, फिर ये धीरे धीरे कैसे होने लगी, ये स्पाइरल होने लगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, आपने देखा होगा सर्कस में गए होगे, जो सर्कस में जो करतब दिखाते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को बाउंड करते हैं, ठीक है, फिर घूमते हैं वो टायर वाले जूते वगैरह पहन के, ठीक, अपने हाथों को खुला क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि देखो जब भी हाथों को खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, मास ज़्यादा यानी इनर्शिया कह सकते हैं, जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हमने जो फॉर्मूला किया है L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ओमेगा एक W जैसा ही कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो जब भी हाथ खुले होते हैं उन सर्कस वालों के तो क्या होता है, इनर्शिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व चाहिए यानी कांस्टेंट चाहिए, तो इसके कारण क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है उसका कम होना पड़ेगा, ठीक है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना यानी जो ओमेगा होता है वो स्मॉल हो जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी यानी वो उतनी स्पीड से घूम नहीं पाते, ठीक है, तो इसलिए उनको क्या करते हैं, अपने हाथों को बाउंड कर लेते हैं। अब जैसे उन्होंने हाथों को बाउंड किया, जो आई है इनर्शिया है वो कम हो जाता है, ठीक है, इनर्शिया एक तरह से आप मास की तरह से बोल सकते हो, जैसे उन्होंने हाथों को बाउंड किया इनर्शिया स्मॉल हो जाता है, आई स्मॉल हो जाता है, और एल तो कांस्टेंट ही रहना है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ओबे करता है, ठीक है, तो एल कांस्टेंट है तो इस और आई स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओमेगा है यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और वही उनको चाहिए क्योंकि उन्हें तो स्पीड से रोटेट करना होता है ना, तो इसलिए ये किसको ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
अब इसमें क्या है, इसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, और एटम का हमें पता है कैसे बना होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो आपने सुना होगा, कई बार पूछते हैं कि एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो एक्चुअली एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, उसको उतना ही जो इलेक्ट्रॉन है उनका नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज नहीं होता, लेकिन वो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको हम इम्बैलेंस कैसे कर सकते हैं? आपने कई बार देखा होगा कि छोटे थे तब बालों से स्केल को रगड़ के, और वो जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं उनके पास लेके जाते थे, वो चिपक जाते थे, तब हमें फैक्ट नहीं पता था, बस खुश हो जाते थे देख के। लेकिन एक्चुअल में क्यों होता है? क्योंकि स्केल भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें चार्ज बैलेंस कंडीशन में है। जो हमारे हेयर हैं उनमें भी चार्ज बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रब किया, क्या हुआ? ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। तो अब कुछ चार्जेस, मान लो बालों के कुछ चार्जेस स्केल में आ गए, तो जो चार्जेस पहले बैलेंस्ड कंडीशन में थे, मान लो पॉजिटिव चार्ज ही आ गए बालों से, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो अब उस चार्ज के कारण उसने जो पेपर है ना, जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्ज वही तो होता है, वही तो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है उसको। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज वी हैव डिस्कस्ड। जैसे अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे रगड़ने से पहले ये कोई डस्टर है, ठीक है, और एक ये पॉलीथीन है, चार्जेस इस कंडीशन में थे, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो बैलेंस कंडीशन में थे, लेकिन रगड़ने के बाद यानी आफ्टर रबिंग जो चार्ज है इम्बैलेंस हो गए। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कब कहेंगे? जब उसमें चार्ज इम्बैलेंस होंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस होंगे तब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देंगे। तो इसलिए अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को इम्बैलेंस करना है तो या तो उसमें प्रोटॉन ऐड करने पड़ेंगे, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगी? वो कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें क्या ऐड कर देंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।